मेरा नाम कविता है। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी गृह नीति से परिचित कराती हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। सास बहू का पिटारा बेटे के सामने खोलती है तो बेटा थका हारा गुस्से में बोलता है, हाँ माँ, मुझसे क्या करने को चाहती हो? अम्मा, मेरा काम तो स्त्री को शिक्षा देना नहीं है, यह काम आपका है। आप सिखाओ, डांटो, मारो, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि अगर वह आदमी बन जाए तो। माँ, वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती, डांटूं तो मुंह नोच खाएगी, अपनी इज्जत बचाते फिरती हूँ। बेटा, इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे बेअदबी नहीं करना सिखाता। माँ, तो कौन सिखाता है? बेटा, क्या बोल रही हो माँ? हाँ, सत्य बोल रही हूँ, तुमने उसे शेर बनाए रखा है। वह भी समझती होगी मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बन के रहूँ, क्यों किसी से दबूँ? बेटा, तो क्या मैं उससे कह दूँ कि मैं कुछ नहीं कमाता, निखट्टू हूँ? हर पुरुष चाहता है कि स्त्री उसे कमाऊ योग्य तेजस्वी समझे। लोग तो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मगर मैंने कभी कोई डींग नहीं मारी। लेकिन स्त्री की नज़र में अपना सम्मान तो हर कोई चाहता है। माँ, तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। पता नहीं किन पापों की सज़ा तुम मुझे दे रहे हो। कितने कष्टों से मैंने तुम्हें पाला है। तुम मेरे लिए उस मरने वाली की निशानी हो। मेरी सारी अभिलाषा का केंद्र तुम्हारी शिक्षा। उसके लिए मैंने अपने गहने तक होम कर दिए। विधवा के पास और दूसरी कौन सी पूंजी थी? इसका तुम मुझे यह इनाम दे रहे हो? बेटा, मेरी समझ नहीं आता कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं आपके उपकार को कब मना कर रहा हूँ? आपने मुझे शिक्षा ही नहीं दी, मुझे जीवन दान दिया है। अगर मैं 100 बार भी अवतार लूँ तो भी बदला नहीं चुका सकता। अपनी जान में मैं आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जो कुछ पाता हूँ आपके हाथ में लाकर रख देता हूँ, और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने तो सारे संसार को पैदा किया है, सभी तो उसका गुणगान नहीं करते। इससे उसका उपकार कम तो नहीं हो जाता? माँ, तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कि नौकरानी। तुम्हारी बीवी हाल भी नहीं पूछती। मैं कभी बहू थी, सासों के घंटों तक शरीर दबाया करती थी। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर कभी मुझसे कहा नहीं। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूँ अगर वो आपकी सेवा करे तो उसे दुगना प्यार करूं, लेकिन वह आपकी सेवा ना करती तो नाराज होने का कोई कारण नहीं। शायद उसकी जगह मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे बेटी की तरह प्यार करती तो मैं उसे माँ की तरह प्यार करता, मगर खुद ही मुझे बुरा लगता है कि बहू सास के पैर दबाए। कुछ स्त्रियां पति के पैर दबाती थी। आज भी वह प्रथा समाप्त नहीं हुई, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पैर दबाए तो मुझे शर्म आएगी। मैं खुद उसे कोई सेवा नहीं लेना चाहता हूँ जो मैं उसकी सेवा न कर सकूँ। यह रिवाज उस समय की यादगार है जब स्त्री पुरुष की दासी होती थी। अब स्त्री पुरुष दोनों समान हैं। माँ, तुमने ही उसे ऐसी बातें सिखाकर उसे शेर बना दिया है। मोहल्ले की 2-4 बहनें आती हैं। राजा की बेटी पता नहीं किन गवारों में पली है कि कमरे से बाहर तक नहीं निकलती, चरण छूना तो दूर की बात। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे बीच क्या बात होती होंगी। उसमें बहू तुम्हारी बीच में कूद के जाए, मुझे तो यह बदतमीजी लगेगी। मैं तो कभी पसंद ना करूँगा जब मैं मित्रों के साथ रहूँ, तुम या तुम्हारी बहू जाकर खड़ी हो जाए, मैं बिना बुलाए ना जाऊँ। यही आजकल का शिष्टाचार है।
माँ, तुम तो उसी का पक्ष ले रहे हो, लेकिन बड़ों को कुछ आदर सत्कार भी करना चाहिए। बेटा, किस तरह माँ? माँ, चरण छूकर पंखी झेले, सब उसे घमंडी समझते हैं। बेटा, दफ्तर में मुझे कितनी डांट मिलती है, तुम्हें उल्टा मेरे साथ सहानुभूति होती है, तो क्या अफसर को मुझे डांटने का शौक है? नहीं, मैं काम में लापरवाही करता हूँ। मगर तुम्हारा बस चले तो तुम उन्हें काले पानी की सज़ा दे दो। फिर बहू का अपमान क्यों सुनती हो? तुम ही क्षमा मांगकर कोई बहाना कर दिया करो। तुम्हें उसके अपमान में क्यों मज़ा आता है? बात रही आदर सत्कार की, तो मैं भी हर किसी ब्राह्मण बड़े बूढ़े के सामने सर नहीं झुकाता जब तक मुझे श्रद्धा न हो। जिसे मैं जानता हूँ कि वह मक्कार है, स्वार्थी है, निंदा करता है, फिर वह कितनी भी बड़ी आयु का क्यों ना हो, मेरे सामने आ जाए तो मैं कभी सलाम भी ना करूं। आपकी उन देवियों में एक दो को तो मैं भी जानता हूँ, वह भी ऐसी ही हैं, छोटे दिल वाली, छोटे सोच वाली। तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के सामने सर न झुकाती तो उसमें मैं उसे दोषी ना समझूं। माँ, देख लेना, एक दिन तुमसे खाना पकवाएगी, झाड़ू लगवाएगी, शर्म नहीं आती। मैं खाना पकाऊं, वह बैठ के उपन्यास पढ़े। बेटा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ, लेकिन यह भी देखना होगा कि उसने कभी खाना ना पकाया है। उसके यहाँ महाराज लगे हैं पकाने के लिए। मैं तो समझता हूँ ज्यों-ज्यों घर की दशा का ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में खुद ही बदलाव आ जाएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी धनी घर में नहीं की, और हमारी भी गलती है कि हमने पुराने रईस होने का स्वांग रचा। इससे में फ़ायदा है कि हम अपनी दशा को विनम्रता और सहानुभूति से ढकें। उसे एहसास हो कि धन ना मिला तो क्या, आदमी तो अच्छे मिले। अगर उसे यह भी एहसास हमने छीन लिया तो उसके साथ अन्याय होगा। शायद उसे हम लोगों से घृणा होने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़ा गरज थी तब हमारे यहाँ विवाह किया। हमने तो उसके यहाँ भीख मांगने ना गए थे। हमें भी धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ गरीब के घर में आती हैं और हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। इस छोकरी ने तो घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुम उसे समझने दोगी तभी तो। जिस घर में डांट, गालियाँ और कटुता के सिवा कुछ ना मिले, उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को माँ नहीं समझ सकती। माँ वह तभी समझेगी जब माँ जैसा बर्ताव सास करे। माँ, अच्छा चुप ही रहो, जी ना जलाओ। यह बहू बेटी के लक्षण है कि दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी बहू कुलछनी है। बेटा, मैं भी तो देर तक सोता हूँ, मुझे क्यों नहीं कोसती हो? माँ, खुद की बराबरी उससे ना करो बेटा, यह तो उसके साथ अन्याय होगा। जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हमें खातिरदारी करनी चाहिए, ना कि उसके ऐब देखने चाहिए। माँ, ईश्वर न करे किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तो वह रह चुकी। माँ, क्या इस संसार में औरतों की कमी है? बेटा, नहीं, औरतों की कमी नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, मैके गई थी, 3 महीने के बाद लौटी, बच्चा तो आधा भी नहीं। बेटा, तो क्या वह अपने बच्चे को स्नेह ना करती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो वह उसका दोष है, तुम उसकी जिम्मेदारी अपने सर क्यों लेती हो? जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले।
अगर तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न होकर दे देना, ना पूछे तो समझ लेना उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं, वह कोई अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो मैं घर में आग लगते देखूं और चुपचाप रहूं, कुछ ना बोलूं? बेटा, तुम इस घर से जल्द ही जाने वाली हो। उसे तुमसे ज़्यादा यहाँ रहना है तो उसे तुमसे ज़्यादा हानि और लाभ की चिंता होगी। अगर मैं उसे डांट भी दूं, वह मेरी बात ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? माँ, 2-4 दिन तक ना बोल, सामने नाक रगड़ेगी। बेटा, मुझे विश्वास नहीं है। मैं उससे नहीं बोलूँगा तो वह भी मुझसे नहीं बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूँगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर यह दिन जल्दी लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहू ले आऊँ। बेटा, संभव है कि वह इसकी भी चाची हो। तभी बहू आ खड़ी हुई। बेटे और माँ चौंक गए। माँ, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं क्यों ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू, अच्छा, आप जवान बंद ही रखिए। जो पति अपनी पत्नी की बुराई सुनते रहे वह पति योग्य नहीं, वह पति धर्म का खा घा भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना हो, मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह पीछे दौड़ते रहते हैं। उनका बस चले तो स्वर्ग के तारे तोड़कर तुम्हें दे दे। उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने महने तिरस्कार। मेरे घर में तो तुमसे कोई ना कहता, देर क्यों उठते हो? अमुक महोदय को सलाम क्यों ना किया? मेरे बाबूजी को तो कभी भी गवारा ना होगा कि तुम उनके शरीर को दबाओ या उनकी धोती धो। फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं जीवन साथी हूँ। मैं तो कब का इस घर को अपना समझ चुकी होती, मगर यहाँ तो हर पल सुई चुबाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की नौकरानी है। माँ, सुन रहे हो ना? चहती रानी बनकर आई हैं। तुम्हारा मुंह नहीं खुलता कि उसे डांटूं या समझाऊं। बेटा, माँ ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बात ना सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती हो? जब बाबूजी जीवित थे तो वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बात सुनता हूँ तो तुम्हें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? स्त्री, मैं कभी सास ना बनूं, बहू को माँ की तरह स्नेह करूँगी। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम होती है। जिस दिन सास ना रहेगी, औरतों की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो अम्मा पर शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी? स्त्री, नहीं, बिना सुने ही मैंने समझ लिया क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। माँ का मिजाज आज कुछ लज्जित हो रहा था। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज होती थी कि तुम देर से उठती हो, लेकिन अब शायद उन्हें चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच? पति, हाँ, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, ऐसी ठंड क्या लग जाएगी, अब जल्दी उठूंगी।
लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खुद ही खेद होता है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं जल्दी उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी, मैं खुद ही कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, पहले वह तुम्हारी नादानी और चंचल स्वभाव पर कितना गुस्सा करती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आए और तुम चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत नादान होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी यही शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने या खाने खेलने के दिन है। वियों का क्या, उनका तो दिन भर आना जाना लगा रहता है। ऐसी कहा कि देवियां हैं। स्त्री, मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी ना होगी कब अपना मेकअप करती हूँ। अब सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बुढ़ियों के पाँव छू लेने में ही क्या हर्ज है। आशीर्वाद ही देंगी, मेरा गुण गावेंगी। पति, तुम इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उन बुढ़ियों के पैरों पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा ना देगा। स्त्री, शिक्षा का मतलब दूसरों को नीचा समझे। बुढ़िया ही है, थोड़ी रूढ़ी है, लेकिन जीवन का अनुभव भी बहुत है और कुल प्रतिष्ठा भी नम्रता से ही होती है, हेकड़ी या रुखाई से नहीं। पति, इतनी जल्दी काया पलट कैसे हो गई, हैरान हूँ। इन्हें बहू सास के पैर दबाने या उनकी साड़ी धोना बुरा लगने लगा। कहती थी बहू कोई नौकरानी थोड़ी है। स्त्री, मेरी कसम। पति, हाँ सच कहता हूँ। अब वह तुमसे खाना भी ना पकाने को कहेंगी। जब बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए। कोई महाराज रख लो। स्त्री, फूली ना समाई। मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ, मगर तुमने पूछा नहीं अब तक क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर लगी थी। पति, पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, अब उनकी समझ में आ गया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, उन्हें खाना बनाने का अभ्यास था। तुम उच्च कुलीन की कन्या हो, तुम्हें आदत ना होगी। स्त्री, अम्मा का दिल साफ है, मैं उन्हें समा योग्य समझती हूँ। उनका जिन रूढ़ियों में परंपराओं में जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्यागना आसान ना है। वह तो फिर बहुत उदार हैं। तुम अभी महाराज मत रखो, मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का ही तो खाना है। मेरी वजह से अम्मा को भी कुछ तो आराम मिलेगा। मैं सब जानती हूँ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति, लेकिन मुझे बुरा लगेगा कि तुम उनके पांव दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने वाली कौन बात है। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटी का कुछ सुख उन्हें भी तो मिले। अम्मा पांव दबाएंगी थोड़ी ही, मुफ्त का यश मिलेगा। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरा नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू को दे दिया करो। स्त्री, चिढ़ कर तो नहीं कहती। पति, नहीं नहीं, प्रेम से कहती थी कि बहू को बार बार मांगने में शर्म आती होगी। स्त्री, ना जी ना, यह जंजाल अभी अपने सिर ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो पूरा महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में ही निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरे पास तो खुद
50-100 रुपये पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें भी 10-20 रुपये का नोट ज़रूर होता है। मैं तो उनको चढ़ाने के लिए बार बार रुपया मांगा करती थी, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर कब तक बाबूजी देते रहेंगे? पति: देख लिया अब अम्मा तुम्हें कितना प्यार करती हैं। स्त्री: तुम भी देख लेना मैं उन्हें की कितनी सेवा करती हूँ। पति: मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री: केवल विचारों में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया है, चलती हूँ। आज कोई चीज़ विशेष तो नहीं खाओगे? पति: तुम्हारे हाथों की रूखी रोटी भी पकवान का मज़ा देगी। स्त्री: अब तुम नटखटी करने लगे हो। गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।